हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रिलेट केमिस्ट्री। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। सो फ्रेंड, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जी केमिकल आयोनाइजेशन टेक्निक के बारे में। एंड इन दिस प्रीवियस वीडियो फ्रेंड वी आर डिस्कस अबाउट इलेक्ट्रॉन आयोनाइजेशन टेक्निक। सो व्हाई वी आर यूजिंग दिस केमिकल आयोनाइजेशन टेक्निक, जबकि हमारे पास ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन आयोनाइजेशन टेक्निक है। तो जो हमारा इलेक्ट्रॉन आयोनाइजेशन टेक्निक है दोस्तों, वो हार्ड आयोनाइजेशन टेक्निक था, और जबकि हमारा जो केमिकल आयोनाइजेशन टेक्निक है वो सॉफ्ट आयोनाइजेशन टेक्निक है। तो इससे क्या होता है कि जब हम लोग हार्ड आयोनाइजेशन टेक्निक यूज़ करते हैं, जैसे कि हमारा इलेक्ट्रॉन आयोनाइजेशन टेक्निक है, तो उसमें हम लोग हाई एनर्जी का यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से जो फ्रेगमेंटेशन प्रोसेस है वो इंक्रीज़ हो जाता है या फ्रेगमेंटेशन ज़्यादा होता है जी। और जबकि सॉफ्ट आयोनाइजेशन टेक्निक जैसे कि केमिकल आयोनाइजेशन टेक्निक हम लोग यूज़ कर रहे हैं, तो इसमें हम लोग लो एनर्जी का यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से जो फ्रेगमेंटेशन है वो कम होता है। तो इसके क्या फ़ायदे हैं और इसके क्या नुकसान हैं ज़्यादा एनर्जी यूज़ करने के, है ना। और एक चीज़ और याद रखिएगा, हम लोग ये दोनों टेक्निक हम लोग गैस फेज जब हमारा सैंपल होता है तब हम लोग यूज़ करते हैं ये दोनों टेक्निक का। तो यहाँ पर देखिए, ये यहाँ पर हो रहा है जी फ्रेगमेंटेशन प्रोसेस हो रहा है। इसमें हम लोग हाई एनर्जी का यूज़ कर रहे हैं, इट मीन्स हम लोग हार्ड आयोनाइजेशन टेक्निक का बात कर रहे हैं। तो इसमें फ्रेगमेंटेशन हो रहा है। तो किस तरीके से इसमें फ्रेगमेंटेशन होता है, जब हम लोग इसमें एक्स्ट्रा एनर्जी या मोर एनर्जी इसमें प्रोवाइड करते हैं। तो मान लीजिए मॉलिक्यूलर आयन है नियोपेंटेन का, तो ये 100 है यहाँ पर, राइट। उसके बाद ये जो फ्रेगमेंटेड आयन बना है ये 30, 40, 30 एंड 28 ये फ्रेगमेंटेड आयन ये बना है जी, है ना। तो इसका पीक हमें किस तरीके से देखने को मिलेगा, कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा। इसका जो पीक है फ्रेगमेंटेड आयन का पीक है वो हमें इस तरीके से देखने को मिलेगा। ये सिंगल एक पीक है, उसके बाद इस तरीके से, उसके बाद इस तरीके से, और यहाँ पर ये इस तरीके से देखने को मिलेगा। तो आप लोग देख पा रहे होंगे अब यहाँ पर कितने मॉलिक्यूलर आयन बने। बाकी सब फ्रेगमेंट आयन में ये चेंज हो गया क्योंकि ये अनस्टेबल है ना। जो मॉलिक्यूलर आयन बनता है वो अनस्टेबल होता है, और स्टेबल होने के लिए फ्रेगमेंटेड आयन में टूटता है। तो यहाँ पर ये दो मॉलिक्यूलर आयन ही यहाँ पर ये बचा जी। इसकी वजह से इसका पीक जो है बहुत कम मिलेगा, है ना। अब क्योंकि हम लोग इसमें ज़्यादा एनर्जी यूज़ कर रहे हैं, इसलिए ज़्यादा फ्रेगमेंटेड आयन में टूट रहा है। तो इसकी वजह से यहाँ पर बहुत कम हमें मॉलिक्यूलर आयन का पीक देखने को मिलेगा, और जबकि यही मेन होता है। इसी के बेस में हम लोग मास इंटू चार्ज रेशियो हम लोग इसी का निकालते हैं, और इसी के बेस में हम लोग इसका मॉलिक्यूलर मास हम लोग निकालते हैं जी, किसी भी मॉलिक्यूल या फिर जो कंपाउंड होता है उसका। तो इस वजह से ज़्यादा एनर्जी यूज़ करने की वजह से हम लोगों को इसका पीक जो है वो कम देखने को मिल रहा है, या फिर पीक ना के बराबर देखने को मिलता है। इसलिए हम लोग जी सॉफ्ट आयोनाइजेशन टेक्निक का भी यूज़ करते हैं, क्योंकि हर कंपाउंड जो है वो हाई एनर्जी यूज़ करने पर हमें सिग्नल हमें प्रोवाइड करे या उसका जो पीक मिले, ऐसा तो ज़रूरी नहीं है। इसलिए हम लोग सॉफ्ट आयोनाइजेशन टेक्निक का यूज़ करते हैं। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए दोस्तों, वो ऐसे कौन कौन से कंपाउंड होते हैं जी जो कि हार्ड आयोनाइजेशन टेक्निक की वजह से वो, यानी कि ओवर फ्रेगमेंटेशन की वजह से वो अपना जो पीक है वो नहीं दे पाते, डिटेक्ट नहीं हो पाता उनका पीक। तो वो होता है जी एल्कोहल हो गया, ईथर है, एमीन, अमीनो एसिड एंड कार्बोक्सिलिक एसिड भी होता है। तो ये वो कंपाउंड है दोस्तों जो हार्ड आयोनाइजेशन टेक्निक में डिटेक्ट नहीं हो पाते, या जिनका पीक जो है वो डिटेक्ट नहीं हो पाता, जिसके लिए हमें सॉफ्ट आयोनाइजेशन टेक्निक का यूज़ करना पड़ता है जी। तो ये हो गया दोस्तों केमिकल आयोनाइजेशन टेक्निक का इंट्रोडक्शन। उसके बाद ये इसका इंस्ट्रूमेंटेशन किस तरह से वर्क करता है वो हम लोग एक एक करके हम लोग स्टेप बाय स्टेप समझेंगे, और थ्योरी एग्जाम में आया तो इसे किस तरीके से हम लोग डील करेंगे या डील कर सकते हैं वो चीज़ हम लोग देखेंगे जी। सो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं यहाँ से देखिए, केमिकल आयोनाइजेशन टेक्निक इज़ अ गैस फेज आयोनाइजेशन मेथड, है ना। जैसे कि आप लोगों को मैंने पहले बताया कि ये जो टेक्निक होता है इलेक्ट्रॉन आयोनाइजेशन टेक्निक एंड केमिकल आयोनाइजेशन टेक्निक, ये होता है स्पेशली हम लोग गैस फेज जब हमारा सैंपल होता है तब हम लोग इस टेक्निक का यूज़ करते हैं। एंड इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट सॉफ्ट आयोनाइजेशन टेक्निक, है ना। ये सॉफ्ट आयोनाइजेशन टेक्निक होता है। इट मीन्स लो एनर्जी आर यूज फॉर आयोनाइजेशन, है ना। इतना चीज़ क्लियर हुआ। उसके बाद आगे देखिए, इन दिस टेक्निक अ रिएजेंट या फिर कैरियर गैस, फॉर एग्जांपल मेथेन, आइसोब्यूटेन, अमोनिया इज अलाउड टू पास इनटू द चैम्बर एट अ प्रेशर ऑफ अबाउट 1 टॉर, है ना। तो इसमें जो हम लोग रिएजेंट गैस यूज़ करते हैं उसका प्रेशर जो होता है वो 1 टॉर होता है। और कौन कौन से वो रिएजेंट गैस होते हैं, मेथेन हो गया, आइसोब्यूटेन हो गया, और अमोनिया। इसको हम लोग एज अ कैरियर गैस या रिएजेंट गैस हम लोग यूज़ करते हैं जी। अब देख लेते हैं दोस्तों इसका इंस्ट्रूमेंटेशन किस तरह से वर्क करता है। तो इस डायग्राम की मदद से हम लोग समझते हैं। तो देखिए, तो ये होता है दोस्तों हमारा आयोनाइजेशन चैम्बर। इसके टॉप एंड बॉटम में से मैग्नेट लगा होता है, और यहाँ पर होता है ये टंगस्टन फिलामेंट, जो कि इलेक्ट्रिक सप्लाई से इस तरह से कनेक्ट होता है दोस्तों। अब जब हम लोग इसमें इलेक्ट्रिक सप्लाई ऑन करते हैं तो इस टंगस्टन फिलामेंट से निकलते हैं जी इलेक्ट्रॉन,
अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर भी हम लोग इलेक्ट्रॉन का बम्बार्डमेंट करा रहे हैं, लेकिन इसमें हम लोग इलेक्ट्रॉन का बम्बार्डमेंट जो रिएजेंट गैस होता है उसके मॉलिक्यूल पर कराते हैं जी, ना कि एनालाइट पर। जबकि इलेक्ट्रॉनाइजेशन के केस में हम लोग सीधा एनालाइट पर हम लोग इलेक्ट्रॉन का बम्बार्डमेंट था वो हम लोग कराते थे। तो इससे क्या होता है, ये जो रिएजेंट गैस है वो हमारा प्राइमरी आयन एंड सेकेंडरी आयन में इस तरह से चेंज हो जाता है। देन ये सेकेंडरी आयन जो है वो हमारे एनालाइट से वो रिएक्ट करता है, देन आगे का प्रोसेस होता है। तो इसी चीज़ को हम लोग स्टेप बाय स्टेप समझने वाले इसमें। तो देखिए इस आयनाइजेशन चैम्बर में किस तरह से केमिकल रिएक्शन होता है। तो सबसे पहले हम लोग कैरियर गैस या रिएजेंट गैस को हम लोग जो आयनाइजेशन चैम्बर होता है उसमें हम लोग इंट्रोड्यूस कराते हैं। और हमारा जो कैरियर गैस होता है वो होता है मेथेन, अमोनिया एंड आइसोब्यूटेन, कोई भी एक हम लोग लेते हैं और उसका प्रेशर हम लोग मेंटेन कराते हैं, उस चैम्बर में हम लोग रिलीज़ करते हैं। अप्रॉक्स 1 टॉर के प्रेशर से हम लोग इसमें रिलीज़ करते हैं जी। अब इसके बाद ये जो कैरियर गैस है दोस्तों, ये आयनाइज हो जाता है जब हम लोग इसमें इलेक्ट्रॉन का बम्बार्डमेंट कराते हैं। तो ये हो गया हमारा मेथेन हो गया। जब हम लोग इसमें इलेक्ट्रॉन का बम्बार्डमेंट कराते हैं तो इससे जो इलेक्ट्रॉन है वो रिलीज़ होता है। तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन जो इसमें टकराया और एक इलेक्ट्रॉन जो इससे निकला, तो यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकला और ये जो है वो मॉलिक्यूलर आयन में या रेडिकल आयन में ये चेंज हो गया जी। अब इसके बाद ये स्टेबल होने के लिए CH3 एंड रेडिकल आयन में इस तरह से टूटता है और इसे हम लोग कहते हैं जी प्राइमरी आयन। देन इसके बाद ये जो प्राइमरी आयन है वो अगेन ये CH4 से रिएक्ट करता है, क्योंकि हम लोग इसमें कंटिन्यूसली इसमें CH4 का सप्लाई इसमें दे रहे हैं जी। तो इसमें क्या हो जाएगा, CH4 का एक्सेस हो जाएगा। तो इससे क्या होगा, ये जो हमारा प्राइमरी आयन है वो CH4 से इस तरह से रिएक्ट करेगा और CH5 पॉजिटिव आयन में इस तरह से चेंज होगा और CH3 रेडिकल में इस तरह से चेंज होगा जी, राइट। उसके बाद क्या होगा, ये जो CH3 आयन जो प्राइमरी आयन जो बना है वो अगेन ये CH4 से रिएक्ट करेगा और C2H5 में ये चेंज हो जाएगा और H2 ये रिलीज करेगा। उसके बाद ये C2H5 जो है वो अगेन ये CH4 से रिएक्ट करेगा और C3H7 में ये चेंज हो जाएगा और 2 हाइड्रोजन इस तरह से रिलीज करेगा जी। तो इस तरह से ये सेकेंडरी आयन में ये चेंज हो जाता है। तो ये इतने सारे ये जो हमारा आयन बना है वो क्या है, हमारा सेकेंडरी आयन है और ये हमारे एनालाइट से ये रिएक्ट करता है। तो किस तरह से करता है, तो देखिए सेकेंडरी आयन विल रिएक्ट विथ एनालाइट मॉलिक्यूल एंड फॉर्म आयन बाय 3 वे, है ना। ये 3 तरीके से हमारे एनालाइट से रिएक्ट करता है। तो ये हमारा है जी एनालाइट, है ना, और ये क्या है हमारा सेकेंडरी आयन। तो किस तरीके से होता है, इसमें हम लोग प्रोटॉन ट्रांसफर के थ्रू हम लोग इसमें रिएक्शन एनालाइट और जो हमारा सेकेंडरी आयन है उसमें हम लोग रिएक्शन कराते हैं। तो किस तरीके से होता है, तो देखिए ये हमारा है एनालाइट, है ना, और प्रोटॉन ट्रांसफर किससे हो रहा है, ये हमारे एनालाइट से जो हाइड्रोजन है वो इस तरीके से हमारे एनालाइट से इस तरह से अटैच हो जा रहा है। तो इससे क्या होता है ना, ये है प्रोटॉन ट्रांसफ़र। तो प्रोटॉन ट्रांसफ़र हमारे रिएजेंट गैस से हुआ है जी। तो क्या होगा, इसका मॉलिक्यूलर वेट मान लीजिए यहाँ पर है 50, तो एक हाइड्रोजन इससे अटैच हो गया तो क्या हो जाएगा, ये 51 इसका मॉलिक्यूलर वेट हो जाएगा जी, जो भी हमारा एनालाइट है। और अगर हम लोग C2H5 के केस में देखें तो किस तरीके से होगा, ये हो जाएगा हमारा C2H4 हो जाएगा और एक हाइड्रोजन इस तरीके से हमारे एनालाइट से ये कनेक्ट हो जाएगा। और मान लीजिए इसका भी मॉलिक्यूलर वेट अगर 50 है तो क्या हो जाएगा, ये 51 इसका मॉलिक्यूलर वेट हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग इसका मॉलिक्यूलर वेट निकाल सकते हैं जी, किसी भी एनालाइट का प्रोटॉन ट्रांसफ़र करा के और सेकेंडरी आयन के बीच में एनालाइट और सेकेंडरी आयन के बीच में रिएक्शन करा के जी। और यहाँ पर जो आयन बने हैं जी उसको हम लोग कहते हैं जी क्वासी मॉलिक्यूलर आयन हम लोग कहते हैं। प्रोटॉन ट्रांसफ़र के थ्रू हमें क्या मिलता है, क्वासी मॉलिक्यूलर आयन हमें मिलता है जी। इसके बाद आगे देखिए सेकेंड स्टेप होता है दोस्तों, सेकेंड वे होता है हमारा हाइड्राइड ट्रांसफ़र के थ्रू हम लोग एनालाइट एंड सेकेंडरी जो आयन है उसका हम लोग रिएक्शन कराते हैं। तो ये हमारा है एनालाइट और ये हमारा है सेकेंडरी आयन। तो हाइड्राइड ट्रांसफ़र कहाँ से होता है, हाइड्राइड ट्रांसफ़र जो होता है वो हमारे एनालाइट से हमारे सेकेंडरी आयन में होता है, इस तरीके से होता है। तो क्या बन जाता है हमारा, किस तरीके से आयन हमें फॉर्म होता है, ये हमारा है एनालाइट और -1, मतलब मान लीजिए इसका जो मॉलिक्यूलर वेट है वो 50 है, तो हमें जो मिलेगा, हम लोग अगर मास एनालाइजर में देखेंगे तो उसका कितना होगा जी, 49 इसका मॉलिक्यूलर वेट होगा, क्योंकि जो हाइड्राइड का ट्रांसफ़र है वो एनालाइट से सेकेंडरी आयन में इस तरीके से हुआ है जी, राइट। उसके बाद थर्ड वे हम लोग लेते हैं जी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन हम लोग कराते हैं। इसके ज़रिए से भी हम लोग जो सेकेंडरी आयन है और एनालाइट है उसका रिएक्शन कराते हैं। तो ये हमारा है एनालाइट और ये हमारा है सेकेंडरी आयन। तो ये किस तरीके से होता है, ये जो CH3 पॉजिटिव आयन ये कम्प्लीटली इस तरीके से हमारे एनालाइट से ये कनेक्ट हो जाता है। तो इससे क्या होता है, इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, 15, है ना, कार्बन का 12 और इसका 3 हाइड्रोजन है तो 3 इसका होता है। तो इसका टोटल मॉलिक्यूलर वेट कितना हो जाएगा, 15। तो मान लीजिए हमारा मॉलिक्यूलर जो एनालाइट है उसका जो मॉलिक्यूलर वेट है वो 50 है, तो इसका कितना हो जाएगा, ये
65 इसका मॉलिक्यूलर वेट हो जाएगा। तो इन 3 तरीकों के जरिए से दोस्तों हम लोग एनालाइट एंड सेकेंडरी आयन के बीच में रिएक्शन कराते हैं। प्रोटॉन ट्रांसफ़र हम लोग तब लेते हैं दोस्तों जब हमारा एल्कोहल होता है या फिर एमीन होता है, तब हम लोग प्रोटॉन ट्रांसफ़र हम लोग रिएक्शन कराते हैं एनालाइट एंड सेकेंडरी आयन्स के बीच में, इस तरीके से एमीन से और एल्कोहल के बीच में। और हाइड्राइड ट्रांसफ़र हम लोग तब लेते हैं जब हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एन एल्किन्स जो होता है हमारा जो कंपाउंड होता है, तब हम लोग हाइड्राइड ट्रांसफ़र हम लोग रिएक्शन हम लोग कराते हैं एनालाइट एंड सेकेंडरी आयन के बीच में। तो इस तरीके से दोस्तों हमारा केमिकल आयन जो होता है वो वर्क करता है। इस तरीके से हम लोग किसी भी मॉलिक्यूल कंपाउंड का मॉलिक्यूलर वेट निकालते हैं केमिकल आयन टेक्निक की मदद से जी। सो ये है दोस्तों हमारा केमिकल आयन टेक्निक का डिटेल एक्सप्लेनेशन। सो आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। सो डोंट फॉरगेट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फ्रेंड, एंड अपने फ्रेंड सर्कल में वीडियो को जरूर से शेयर कीजिएगा फ्रेंड्स। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।